हे व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 15 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटी हेलमिंथेस को बहुत अच्छे से पढ़ा कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, सिनकाइशियल एपिडर्मिस पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्लीवेज कैसा होता है, मेरासीडियम स्पोरोसिस, रेडिया सर्केरिया, मेटासर्केरिया, किसकी कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, किसमें कौन सा होस्ट है। फिर हमने इसकी क्लास को डिवाइड किया किसमें किसमें, 3 भागों में, दैट इज टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। डिवाइड किया कि नहीं किया? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो में ये पूछा था, सर ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा में मेन अंतर क्या है, पूछा था ना। तो अब आपको बता देना है, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा में, ट्रिमेटोडा क्लास में एलिमेंट्री कैनाल ब्रांच्ड होती है, मतलब पाई जाती है, और जबकि क्लास सिस्टोडा में तो पाई ही नहीं जाती। आई बात समझ में? क्लास सिस्टोडा में तो आपको मिल ही नहीं सकती, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, elementary canal is absent in class Cystoda, while in Trematoda elementary canal is found and like branch like पाई जाती है। आई बात समझ में? और टर्बिलेरिया क्यों अलग है सबसे? क्योंकि ये तो पैरासिटिक फॉर्म ही नहीं है। पैरासिटिक फॉर्म नहीं होने की वजह से इसमें लार्वा नहीं बनता और ये फ्री लिविंग है, और इसमें शकर्स भी नहीं पाए जाते। ठीक है ना, ये सब पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे उन जंतुओं को, उन एनिमल्स को जो इस फाइलम में आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं, और जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आधारित। तो टीनिया सोलियम, दैट इज टेपवर्म, इसको पॉर्क भी कहते हैं। इसकी बॉडी को जब हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में, तो हमको मिलता है हेड और स्कॉलेक्स, जिसमें कि हुक्स लगे होते हैं और शकर्स लगे होते हैं। फिर मिलता है नेक फॉर फॉर्मिंग प्रोग्लोटिड्स, और फिर मिलता है लॉन्ग स्ट्रॉबिला। प्रोग्लोटिड्स कितने? 850 के आसपास। चलो पहले आपको इमेजेस दिखा के क्लियर कर दें थोड़ा सा। ये देखो बेटा, ध्यान देना बस थोड़ा सा। ये हो गया स्कॉलेक्स, ये हो गया नेक पार्ट्स, यहाँ से प्रोग्लोटिड से स्टार्ट है, वही जो छोटे छोटे भाग है ना, सेगमेंटेशन जो उसका वो दिख रहा है। ठीक, अब आ जाओ शकर्स। ये शकर्स हैं, ये जो शकर्स हैं इससे वो आंतों में चिपक कर क्या करता है बेटा, इससे वो आंतों में चिपक कर खून को सीधे सीधे पीता रहता है। और हुक्स, हुक्स का काम होता है अटैचमेंट का। लोग सोचते हैं हुक्स से वो खून पीता होगा ना, हुक्स का काम ओनली फॉर द अटैचमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। हुक्स का काम होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट। आई बात समझ में? उससे अटैच करके ये शकर्स के द्वारा खून को लिया जाता है। और क्योंकि ये ब्लड को सीधे सीधे एब्जॉर्ब करता है, हमारी भी ताकत अंत में कहाँ जाती है? खून में। जब खून में जा रही तो खून को तो पचाना नहीं, वो तो पचा पचा है, इसीलिए आते नहीं पाई जाती। ये मत भूल जाइएगा, बस यही मेन बात है। सिस्टोडा क्लास में टीनिया सोलियम किसका एनिमल है? सिस्टोडा क्लास में। सिस्टोडा क्लास में किसको रखते हैं? पैरासाइट्स को। तो ये क्योंकि ये टेपवर्म है, इंडो पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, बॉडी इसकी रिबन के लाइक होती है। और बस जो बहुत अच्छी चीज़ बता देना आपको, इसकी जो बॉडी होती है टेग्यूमेंट से कवर रहती है, और एपिडर्मिस भी नहीं पाई जाती। अब सोचने वाली बात है, हमारे शरीर में देखो कितने सारे एंजाइम बनते हैं, कितना अम्ल निकलता है, तब भी ये नहीं मरता। क्यों? क्योंकि ये टेग्यूमेंट की लेयर इसको बचाए रहती है। आई बात समझ में? और इस पर एंजाइम काम नहीं करते, इस पर एंजाइम काम नहीं करते। और ऐसा कैसे संभव हो पाता है? आपको पता है? क्योंकि हमारे शरीर को ये छद्म देता है, ये धोखा देता है, हमारा शरीर इसको अपना अंग मानने लगता है। और पड़े भी तो रहते हैं सालों, मतलब आप समझ लिए को 20-20 साल तक पड़ा रहे आपकी बॉडी में। आई बात समझ में? तो चलो भैया, तो अब तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरा अंदाजा है। चलो भाई अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड होगी, 850 से ज़्यादा प्रोग्लोटिड्स हो सकते हैं। नेक बनती है प्रोग्लोटिड से, लॉन्ग स्ट्रॉबिला और हेड एंड स्कॉलेक्स, जिसमें कि हुक्स पाए जाते हैं, शकर्स पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा ये तुम्हें पता ही है क्योंकि ये ह्यूमन गट पैरासाइट है। बस ये याद रखना, इसको पोर्क टेपवर्म कहते हैं। टेपवर्म भी कहते हैं, पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको टेपवर्म भी कहते हैं और पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। अब आ जाओ सेकंड होस्ट। अब सेकंड होस्ट मतलब 2 होस्ट, ये हमने लिखा है 2 होस्ट। टीनिया सोलियम के 2 पोषद होते हैं। टीनिया सोलियम के कितने पोषद होते हैं? 2 पोषद होते हैं।
तो दो पोषक को जिनके होते हैं दो पोषक उनको कहते हैं डाइजेनेटिक, जिनका होता है एक पोषक एक होस्ट उसको कहते हैं मोनोजेनेटिक। ठीक है। अब प्राइमरी होस्ट है कौन भैया? मैन। प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन। सेकेंडरी होस्ट कौन है? पीआईजी साहब। ठीक है ना। प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट कौन होगा? आदमी, ह्यूमन, मैन। और सेकेंडरी होस्ट कौन होगा? पीआईजी साहब। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये क्लियर रहेगा आपको। अब लार्वल स्टेज के बारे में बात कर लें। देखो भैया, ऑन्कोस्फियर, हेक्साकेंथ, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस। टीनिया सोलियम में बच्चों बताइए, टीनिया सोलियम में पाई जाने वाली लार्वल स्टेज कौन कौन सी हैं? अब आप हाथ उठाएंगे और बताएंगे ऑन्कोस्फियर, हेक्साकेंथ, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस। अच्छा, तो क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? आपने पूछा किसकी? हमने कहा टीनिया सोलियम की। आपने पूछा किस होस्ट के लिए? हमने कहा बेटा प्राइमरी होस्ट के लिए। आपने पूछा प्राइमरी होस्ट तो मैन होता है? हमने कहा हाँ। तो आपने कहा आदमी यानी मैन के लिए सिस्टी सर्कस, एम सी। मैन के लिए सिस्टी सर्कस, एम सी। ठीक है, मैन के लिए क्या हो गया? सिस्टी सर्कस। हमने पूछा पीआईजी साहब के लिए यानी कि सेकेंडरी होस्ट के लिए कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है? आपने कहा ऑन्कोस्फियर। आपने क्या कहा? ऑन्कोस्फियर। बेटा इतना छितरा छितरा के कोई नहीं पढ़ाएगा और इतना रेरिया रेरिया के भी कोई नहीं पढ़ाएगा। हम आपको मालूम है, आप सोचते हो कि इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं? धीरे धीरे नहीं पढ़ाते बेटा, हम धीमे धीमे बोल के बार बार बोल के हम ये चाहते हैं कि हमें आपकी पढ़ाई कम कर दें, हम ज़्यादा मेहनत कर लें। और हम यहीं पे वीडियो में चीज़ें इतनी तेज तेज इतनी बार बार बोलेंगे कि आपका अचेतन मस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम सब चीज़ों को याद करता जाए। जब वो याद करता जाएगा तो आपको भले डर सताए कि हे भगवान हमने प्लेटी हेलमिंथीज नहीं पढ़ा, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरी यही लंबी लंबी लाइनें आपके दिमाग को सेरिबेलम याद दिलाएगा कि सर ने ये बताया था, और आप उत्तर सही लगा कर आएंगे। आई बात समझ में? चलो भैया नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दूसरे सबसे खतरनाक भाई साहब ये बीफ टेपवर्म, टीनिया सेजिनेटा, वो पोर्क टेपवर्म था। वो ह्यूमन उसका फर्स्ट हो गया। और सेकंड कौन था भैया? बताओ सेकंड कौन था? देखो पहला तो ह्यूमन, दूसरा पीआईजी साहब। ठीक है। अब इधर आ जाओ, टीनिया सेजिनेटा के बारे में क्या जानते हैं आप? तो हमने आपसे पूछा बेटा डू यू नो अबाउट द टीनिया सेजिनेटा? यू सेड यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से इट इज द बीफ टेपवर्म। और हमने पूछा बेटा कितने होस्ट होते हैं इसके? तो आपने कहा सर ये भी डाइजेनेटिक है। हमने कहा अच्छा कौन कौन? तो आपने कहा सर पहला तो मैन है और दूसरा काऊ हो सकता है, शीप भी हो सकता है। हमें तुरंत याद आया शीप। हमने तुरंत तुमसे कहा कि अरे बेटा शीप से तो कुछ और भी याद आ रहा है। आपने कहा हाँ सर फैशियोला हिपैटिका। याद आया कि नहीं याद आया? चलो आगे देखते हैं। ये चीज़ें है ना, जब हम किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं ना तो किसी की औकात नहीं कि हमको भुलवा दे वो चीज़। और रटा भी है और कॉन्सेप्ट भी है। रटा क्या है? जब आपको कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जाते हैं, चेन बनती जाती है, तो आपको चीज़ें याद आती जाती हैं। तो टीनिया सेजिनेटा भी डाइजेनेटिक है। पहला होस्ट मैन है और दूसरा होस्ट काऊ है। और काऊ अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो यू कैन सी शीप। द बीफ टेपवर्म इन्फेक्ट द बीफ। देखना ध्यान देना, थोड़ा सा हटा दें। बीफ टेपवर्म है यानी जो टीनिया सेजिनेटा है वो इन्फेक्ट करता है बीफ को। बीफ ईटिंग पॉपुलेशन रोस्टेलम एंड हुक्स आर absent। मोस्ट 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 important question, what is the main difference between Taenia solium and Taenia saginata? What is the main difference between Taenia solium and Taenia saginata? तो आपको कहना है कि सर टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम हुक्स पाए ही नहीं जाते। रोस्टेलम हुक्स पाए ही नहीं जाते। ठीक है।
बीफ टेपवर्म इन्फेक्ट द बीफ ईटिंग पॉपुलेशन, रोस्टेलम एंड हुक्स आर अब्सेंट। ठीक है बेटा, इसलिए भैया ये सब कुछ खाने नहीं चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। शाकाहार में बड़ी ताकत होती है और शाकाहार दीर्घायु बनाता है। देखिए आपको एक बात बता दें, जब जितने ज़्यादा लोग नॉनवेज वगैरह को प्रेफर करते हैं उनका नुकसान क्या होता है मालूम? नॉनवेज कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज बढ़ाता है। हार्ट में ब्लॉकिंग करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोलेस्ट्रॉल की। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल एचडीएल। इसकी एक सीमित मात्रा होती है, ये कम नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जब हम मांसाहार करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। इसीलिए हमको मतलब हम आपको सुझाव दे सकते हैं, हम आपको किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम आपको ये सलाह देंगे कि अगर आप अभी भी खाते हैं या अपने बच्चों को भी खिलाते हैं तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके कम कर दीजिए। यहाँ तक कि आपको बताएं बेटा, जैसे जिम वगैरह जाने में लोग अंडे वगैरह खाते हैं, तो उस अंडे में भी जो बीच का येलो वाला पार्ट होता है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, क्योंकि वो भैया पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल ही होता है। आई बात समझ में? तो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर बढ़ गया है तो भैया एलोवेरा वगैरह खूब पीजिए। आई बात समझ में? ये बीच बीच में ज्ञान देना आवश्यक है, ठीक है, ताकि हमें ऐसा नहीं कि केवल किताबी ज्ञान हो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कोई अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो हम उसको कैसे बचा सकें। ठीक है, अब हम आते हैं इकाइनोकक्कस पे। इकाइनोकक्कस, इसको डॉग टेप वर्म कहते हैं। इकाइनोकक्कस को क्या कहते हैं? डॉग टेप वर्म और हाइडेटेड वर्म। डॉग टेप वर्म और हाइडेटेड वर्म। डाइजेनेटिक डॉग हो गया और पीआईजी साहब हो गया। एक बीमारी कौन सी क्रिएट करता है? हाइड्रेटेड। ये कोई खास बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा आपको पूरा तैयार होना चाहिए। अब एक बार हम आपको पूरा, जिनके पास वीडियो नंबर 14 नहीं पहुंची है उनके लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उनको। ये बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हेड होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, फ्रंट और एंड में 3 जर्म लेयर होती हैं यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मसल लेयर बोथ इन बॉडी। बताएं आपको एक बात बताना चाहेंगे हम, प्लेटी हेलमिंथेस से भगवान ने धीरे धीरे मसल्स को इनॉग्रेट कर दिया, स्टार्टिंग कर दी मसल्स बनाने की। प्लेटी हेलमिंथेस के माध्यम से जब उन्होंने मसल्स को बनाना स्टार्ट, क्योंकि देखो इससे पहले किसी भी फाइलम में आप मसल शब्द का इस्तेमाल नहीं सुनेंगे, मांसपेशियों का इस्तेमाल इससे पहले किसी भी फाइलम में नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर मसल शब्द आ रहा है। सोचने वाली बात है ना, प्लेटी हेलमिंथेस में मसल शब्द आ रहा है। मसल लेयर बोथ इन बॉडी वॉल एंड गट। गट मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री केनाल, पाचन तंत्र, और बॉडी वॉल मतलब अपर बॉडी पार्ट। तो यहाँ पर मसल्स पाई गई, तो यानी कि कैसी रही होंगी? मोस्ट डेवलप्ड रही होंगी या मोस्ट प्रिमिटिव रही होंगी? तो मोस्ट प्रिमिटिव की कैटेगरी में रखेंगे हम इन मसल्स को। और देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि पहली बार आपको यहाँ पर नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई है ना। प्लेटी हेलमिंथेस में पहली बार नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई। बेटा आप पढ़ जाओगे ये सब किताब से, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या किस में ब्रेन रिंग है, क्या है क्या नहीं। जब चीज़ें थॉरोली आपको तैयार होती ना पहले से, जब आपका अध्ययन पहले से अच्छा होता है तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। अब हम आपसे कभी भी पूछें कि बेटा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या था, आप कहोगे प्लेटी हेलमिंथेस। हम कहेंगे बेटा सबसे पहले नर्वस सिस्टम किस में बनना स्टार्ट हुआ था फाइलम्स में, आप कहोगे प्लेटी हेलमिंथेस। हम अगर पूछते हैं कि बेटा सबसे पहला ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया गया था, आप कहोगे प्लेटी हेलमिंथेस। बोलो, हम कहेंगे सबसे पहले बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक बनना कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो आप कहोगे ये क्या बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। हम आपसे पूछेंगे कि बेटा सबसे पहले मांसपेशियों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, किस फाइलम से हुई, आप कहोगे प्लेटी हेलमिंथेस। तो इतना इंपॉर्टेंट फाइलम है ये, इतने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आपको विश्वास हो, हम अकेले अपने दिमाग से हम कम इससे 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। इस स्लाइड से, ये 4 पेज की स्लाइड से हम इतने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आप कब बना सकते हो? जब आपका अध्ययन अच्छा हो, जब आपकी डीप स्टडी हो, जब आपने रट्टा नहीं मारा हो, जब आपने समझ के पढ़ा हो। इसीलिए हम आपको हमेशा समझाने का और अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करने के लिए कहते हैं। रट तो सभी लेते हैं, 5 लाख अभ्यर्थी में 3 लाख रट के ही आते हैं। आई बात समझ में? केवल सीरियस एस्पिरेंट, किसी भी एग्जाम में चले जाओ,
हम सिविल की तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें, केवल जो सीरियस अभ्यर्थी होते हैं वो मुश्किल से 10,000 होते हैं, 10,000। अब आप समझ लो, बाकी सब क्या है मालूम? SHEP, भेड़ चाल। बस उनसे बोल दिया जाता है कि टीजीटी का फॉर्म आया, वो भर देते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता कि पेपर होना है कि नहीं होना। अभी आपको बताएं, आपको हंसी आएगी, अभी तक बहुत सारे लोगों को यही नहीं क्लियर है कि कोर्ट ने कोई आदेश भी दिया है। मतलब ये वो लोग हैं जो सुस्त पड़े हुए हैं। अभी क्या होगा मालूम बेटा? अभी जब वैकेंसी का दोबारा से नोटिफिकेशन यदि आना होगा, वैसे हमको लगता नहीं कि दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, उसी को रिन्यू करेंगे किसी तरह से। एप्लीकेशन आईडी और नंबर वगैरह सब अपना सेफ रखना, नहीं खो गया ना जिसका, फिर वो चिल्लाएगा बाद में हमसे, ठीक है? तो अब क्या है, जब वो अचानक से आएगा, फिर देखो सब कितनी तेज़ी से मेरे चैनल पे आएंगे और हमसे बात करेंगे, सर हमें भी पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, और उस समय हम स्पष्ट मना कर चुके होंगे। आई बात समझ में? तो बस वही चीज़ है। तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को पहले से कंठस्थ करिए, याद करते चलिए, समझते चलिए। और ये कोर्स केवल और केवल यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी या 2016 के टीजीटी के लिए नहीं था। हमने पहले भी बार बार कहा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता ये बात, ठीक है? ये कोर्स हर उस विद्यार्थी के लिए है जो केंद्रीय विद्यालय का पेपर देगा, यानी केवीएस का, जो नवोदय विद्यालय का पेपर देगा, जो DSSB का पेपर देगा। आई बात समझ में? और जो टीजीटी का पेपर देगा, कौन सा? उत्तर प्रदेश का, या मध्य प्रदेश टीजीटी का देगा, बिहार टीजीटी का देगा। जैसे अभी पेपर आया हुआ था स्टेट, इतना सरल प्रश्न, इतने सरल क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कि अगर हमको वो दे दिया जाता पेपर, एक बात बता रहे जनरल, तो हमारी पूरी कोशिश होती कि हम हर हाल में उसमें मोर देन 85, मोर देन 90% उसको हल करें, और कर भी लेते। तो सरल पेपर आने का नुकसान भी होता है, सरल पेपर सब पूरा आपका खेल बिगाड़ देता है। तो थोड़ा बहुत कठिन, यानी कि 80% पेपर अच्छे प्रश्न होने चाहिए और 20% कठिन जरूर होने चाहिए, जो समय बर्बाद करें बच्चों का। जो उसमें उलझेंगे वही पीछे हो जाएंगे, ये नियम होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये कोर्स केवल यूपी टीजीटी या पीजीटी के लिए नहीं था। ये कोर्स केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB तीनों के लिए था। आप वीडियोस के लिंक को सेव करते रहिए, सारे PDF को सेव करते रहिए। परीक्षा आज हो या कल, ये वीडियोस और ये मैटर आपको 100% लाभ देगा। प्रश्न नंबर 2, सर क्या हम केवल आपके नोट से ही पढ़ें? कतई नहीं, आपको अपनी टेक्स्ट बुक पे भी भरोसा करना है। आप रमेश गुप्ता MP कौशिक हो, उससे पढ़िए। आपके पास बीरबाला रस्तोगी हो, उससे पढ़िए। आपके पास आपके पास कुमार मलिक हो, आप उससे पढ़िए। आपके पास जो क्या बोलते हैं RK पिल्लई है, आप उससे पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव भी खूब लगाइए, दम भर के लगाइए, किसी एक पे डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं। पेपर आपका है, मेहनत आपकी होगी, मेरा मार्गदर्शन होगा, मेरा गाइडेंस होगा, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने। अभी बच्चे कहते हैं कि आप सर पूरा सिलेबस करा देंगे, तो हमें गुस्सा आने लगता है थोड़ा सा। हमको लगता है कि तुमने इंटर से लेकर के बायोलॉजी आज तक नहीं खत्म कर पाई, हम तुमको 2.5 महीने 2 महीने में सिलेबस पूरा करा के दे देंगे। हमको हंसी आती है ऐसे लोगों पर, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती पेड क्लास ज्वाइन किया। हमने कई बार उनको मना भी किया, क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं कि कौन क्या है क्या नहीं, कितनी फीस मिलेगी क्या ना। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो शांति से केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स, क्या बताएं, चलो छोड़ो, ठीक है? तो भैया बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हेड विद सेंस ऑर्गन एट द फ्रंट एंड है, ठीक है? 3 जर्म लेयर है, मसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, उत्पत्ति हो गई है, ब्रेन रिंग, नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, गैंग्लियंस भी पाए जाते हैं, नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है, ऑर्गेनाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने बताई दिया ना आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमने क्या बात बताई थी, वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीशन के लिए कौन सी कोशिका दी गई है, कौन सी कोशिका या कौन सा अंग तो भी नहीं कह सकते हम, लेकिन हम कोशिका ही कहेंगे, कौन सी कोशिका दी गई है, ठीक है? नाम बताइएगा। और गोनोडक्स और कॉपुलेटरी ऑर्गन भी दिए गए, क्योंकि बेटा हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल है। आई बात समझ में? बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, इस वजह से इसमें भगवान ने सेल्फ और क्रॉस और इंटरनल, 3 मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दे दिया और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे दिया, ठीक है? तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा ध्यान से देख लो जरा चित्रों को। ये भैया फैशियोला है, ये एसिटाबुलम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिटाबुलम इज फाउंड इन, आपको बोलना है फैशियोला, खत्म।
आ जाओ इधर। ये रोस्टेलम हो गए, शकर्स कितने होते हैं 4, देखो हमने लिख दिया अलग से। हम भी, हमारी एक आदत है चित्र में ही हम सब कुछ लिख देते हैं। आप ये जब फोटोज सब निकलवा लेना, इमेजेस सारी निकलवा लेना पीडीएफ, तो जो भी कुछ लिखना हो आप इसी नोट्स में लिखेंगे। कान खोलकर ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब पीडीएफ आप ये निकलवा लेंगे पूरी, क्योंकि ये हमें लगता है 60 पेज के आसपास की हो गई है पीडीएफ, 60-70 पेज की हो गई है। जब आप ये निकलवा लेंगे तो जो भी कुछ हम बताएं, जो भी कुछ नया मिले, जो भी कुछ और किसी अदर चैनल से आप पढ़ें, वो सब इन खाली ही जगहों पर भरना चाहिए। कोई दूसरी कॉपी नहीं बननी चाहिए। दूसरी कॉपी बनी 10 नंबर कम हुए एग्जाम में। ठीक है, आई बात समझ में। ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं, ये मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं, ये इमेच्योर। नेक के पास से इमेच्योर होते हैं, पीछे जाते जाते मैच्योर होते जाते हैं। ये स्कॉलेक्स हो गया, हुक्स हो गए दुनिया भर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब हमने आपको पढ़ा ही दिया कि ये रोस्टेलम है, ये हुक है, हुक्स की सहायता से वो इंटेस्टाइन में, स्टमक में चिपकता है, इंटेस्टाइन में। और ये 4 उसके शकर्स हैं जिसके माध्यम से वो अपना खून को आपकी आंतों से खींच खींच कर पी डालता है। बहुत सारे मम्मी लोग कहती हैं कि सर जी इस बच्चे को बहुत खिलाते हैं लेकिन ये ग्रोथ नहीं करता, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसके पेट में या तो गोल कृमि दैट इज़ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, या फिर फीता कृमि यानी कि टेपवर्म टीनिया सोलियम पाए जाते हैं। भारत की 65 से 75% लोगों को ये के पेट में ये क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस का ये मेंबर पाया जाता है, लेकिन वो जान नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आलसी होता है, शांति से पड़ा रहता है और आपका ब्लड को शक करता रहता है। जो कुछ आपने खाया होता है सब ये खा पी लेता है, इसलिए आपकी ग्रोथ को रोक देता है। आँखों के नीचे बड़ा गैप आने लगता है। गैप का मतलब गड्ढे गड्ढे से महसूस होने लगते हैं। अगर आपके बच्चे के आँख में हल्के हल्के से गड्ढे आपको महसूस हो तो आप समझ लीजिएगा कि पेट में कीड़े होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। गड्ढे का मतलब समझते हो, आँखें बिल्कुल अंदर जाने लगती हैं, अलग से दिखता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरा अंदाज़ा है। तो इसके बारे में, लेक्चर के बारे में बताइएगा, इस क्लास के बारे में बताइएगा, और वीडियो में हमने जो एक प्रश्न पूछा है उसका जवाब भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।